हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे थे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसे हुआ हमारा फंडामेंटल राइट्स की। आज हम बात करने वाले अपने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक की बात करेंगे, जो कि हमारा पहले पार्ट में हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा हमारा आर्टिकल 12 और 13 को डिफाइन करेगा और फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक एक पार्ट में बात करेंगे। हम इस सीरीज़ मतलब फंडामेंटल राइट को ही डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 और 13 क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 में क्या दिया। आर्टिकल 12 ये बताता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे कहा गया है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 में ही, आर्टिकल 12 क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि ये बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। ये वो राज्य नहीं कि जो जिस राज्य में आप रहते हैं वो उस राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये इस राज्य की बात कर रहा है जो हमारे संविधान में बताया गया है। अगर हम किसी अपने संविधान में बोलते हैं कि ये राज्य की परिभाषा, तो राज्य मतलब ये वो स्टेट की बात करेगा। उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी अथॉरिटीज़ इसके अंदर में आएगी, वो ये आर्टिकल बताता है, जिससे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि मेंशन है आर्टिकल 12 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या क्या है इंक्लूडेड है। स्टेट इंक्लूड्स, अब देखेंगे क्या क्या इंक्लूड है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है। स्टेट के अंदर कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट किससे बन के बना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा से बना है। और साथ ही साथ इसमें क्या, दोनों, यानी एग्जीक्यूटिव भी आएगा और लेजिस्लेचर भी। पहले पॉइंट में ये इंक्लूड है, यानी भारत सरकार, संसद, कार्यपालिका और हमारी विधायिका, ये शब्द शामिल रहेंगे, हमारे स्टेट के अंदर आएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया स्टेट का मतलब, तो आर्टिकल 12 में सबसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे क्या, भारत सरकार क्या स्टेट है, जी हाँ, संसद भी हमारी स्टेट है, और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका भी है, और लेजिस्लेचर मतलब विधायिका भी हमारी क्या है, एक स्टेट है। यानी अगर कोई भी बात कही गई है स्टेट को रिलेटेड तो ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट में और कौन स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी आपके राज्य की जो गवर्नमेंट होगी उसको लेके बात की गई है। इसमें भी दोनों चीज़ इंक्लूड होगी, यानी एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर भी, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, जो कि बताता है स्टेट क्या होता है। ग्राम पंचायत भी आपकी स्टेट कहलाएगी, नगर पालिका, और क्या होगा, अदर डिपार्टमेंट्स भी क्या कहलाएंगे, स्टेट्स कहलाएंगे। तो इसमें तीसरा पॉइंट अगर हम देखें स्टेट और क्या होता है, स्टेट हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी कह दीजिए आप, ठीक है, एंड अदर डिपार्टमेंट्स।
यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और अदर्स जो डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड होंगे वो सभी क्या होंगे, स्टेट्स के अंदर आएंगे। और भी डिपार्टमेंट्स, जैसे हम कह दें कोई पर्सन या कोई डिपार्टमेंट, चौथा पॉइंट इसी बात कर लेते हैं, ऑल पर्सन एंड डिपार्टमेंट formed या constituted under the constitution will be considered as a state। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन जो एक पद पे बैठा है या कोई डिपार्टमेंट जो हमारे संविधान में डिफाइंड है उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। साथ ही साथ और हम देखें, अगर इसमें देखा जाए प्राइवेट एजेंसीज भी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट भी कहें तो वो भी इंक्लूडेड होंगे। जैसा कि प्राइवेट एजेंसीज में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी में फंडिंग की गई है, अगर गवर्नमेंट का पैसा किसी भी स्टेट या प्राइवेट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा है तो वो भी क्या होगा, एक स्टेट के अंदर ही होगा। जैसा कि एग्जांपल ले लें, आपका एनजीसी होता है, ओएनजीसी होता है, एलआईसी होता है और वेरियस पीएसयूज, बैंक्स जो होंगे, जो भी यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म होंगे वो सभी कंसीडर करे जाएंगे एज अ स्टेट। ये वेरियस केसेस जब हुए हैं तो उससे डिफाइंड होके ये निकल के आता है, रिफाइन करके निकलता है कि अगर कोई भी पीएसयूज होंगी, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, किसे हम स्टेट्स कहेंगे, किसे स्टेट्स नहीं कहेंगे, ये सब वेरियस केसेस के जजमेंट से हमें पता चलता है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात हो गई, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है, स्टेट के बारे में बताता है। गवर्नमेंट, भारत सरकार, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब क्या होंगे, स्टेट। राज्य की जो सरकार होगी उसमें भी क्या, कार्यपालिका और विधायिका भी स्टेट कहलाएंगी। ग्राम पंचायत, नगर निगम और अदर डिपार्टमेंट्स, नगर निगम और क्या कहते हैं, नगर पालिका भी स्टेट्स कहलाएंगी। चौथा पॉइंट में हमने क्या देखा कि कोई भी पोस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी है, कोई डिपार्टमेंट बना है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट भी अगर कहा जाता है, अगर जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है किसी प्राइवेट कंपनी में तो उसको भी हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। तो ये हमारी बात हो गई स्टेट से रिलेटेड। स्टेट हम किस किस को कहते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे जो कि हमारा आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 देखेंगे क्या है। तो आर्टिकल 13 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल द लॉज विच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल है, यानी ऐसा कोई भी कानून बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, यानी उसे नलिफाई कर देंगे। यानी इसमें हम लिख लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ एनी लॉ अगेंस्ट any law which violate fundamental rights। आर्टिकल 13 हमारा ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर कोई भी लॉ बनता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उस कानून को नलिफाई कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में ही पार्लियामेंट को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है। तो अगर कोई भी संसद अगर ऐसा कुछ करती है, कोई भी लॉ बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस हनन की वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको क्या करेगी, उसको क्या कर देगी, उस लॉ को टर्मिनेट कर देगी, यानी उसे कर देगी कैंसिल। कि एनी लॉ, तो लिख लेते हैं हम लोग, एनी लॉ
which violate or try to less the fundamental rights made by Parliament will be declared as null if violates any law which violates or try to less the fundamental rights made by the parliament will be declared as null। यानी अगर कोई भी कानून बनाती है पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा या उसे कम करने की कोशिश की जाएगी तो कोर्ट चाहेगा, कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को कर देगा नल, यानी उसे लॉ को कर देगा कैंसिल। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार दिया गया है बाय द कोर्ट। अब कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत किस आर्टिकल के तहत दी गई है, ये आर्टिकल 32 के तहत दी गई है, आर्टिकल 32। और यही हम देखा जाए अगर कोई व्यक्ति केरला का है तो वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो दिल्ली से आने में जाने में दिक्कत होगी उसे, तो इसीलिए ये प्रावधान भी किया गया है कि हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि कोई भी केस को क्या कर देगा, कोई भी लॉ को नलिफाई कर देगा। वो आर्टिकल किसके तहत दी गई, 226 के तहत, यानी 226 आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 32 को सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत ये पावर दी गई है कि वो क्या कर देगा, कोई भी लॉ को टर्मिनेट कर सकता है, टर्मिनेट एनी लॉ इफ वायलेट फंडामेंटल राइट। और इसी को अगर कोई लॉ बनता है उसको ही देखने के लिए कि वो वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसे क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और ये थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू ली कहाँ से गई है, जो जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी ली गई है ये ली गई है हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब देखते हैं हम क्या हैं कि बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में ये एक केस हुआ था और जिसका नाम था गोखलनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये बताया गया कि जो आर्टिकल 13 है विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल 368, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया गया है, जो प्रावधान किया गया है वो पार्लियामेंट को 368 के तहत दिया गया है, मगर जो 13 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा 368 के तहत। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्या 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, इसमें ये देखा गया कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल 368 पे।
ये जजमेंट किस में आया? गोकलनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया। ये जजमेंट दी गई कि आर्टिकल 13 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे? 368 पे। कौन सा केस था? गोकलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। में ये जजमेंट आया। और केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो हुआ था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप करिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये ध्यान में रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और क्या कहते हैं उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो यानी केशवानंद भारती केस में भी ये बोला गया। स्टेट ऑफ केरला अमेंडमेंट करने की परमिशन तो दी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चेंज, हमें ये पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, यानी पार्लियामेंट को ये कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करिए, कुछ भी करिए, मगर जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अब ये आर्टिकल 13 जो कहता है कि आर्टिकल 13 विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल 368, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो कहता है क्या है गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि देखिए आर्टिकल 13 जो है ये कहेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप करिए आर्टिकल 368 के तहत, मगर अगर ऐसा होता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 13 के तहत वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आर्टिकल 360 यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है हमारा आर्टिकल 368, उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज only if it violate the fundamental rights। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया है पार्लियामेंट ने उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट अगर पाती है कि हाँ ये बात सही कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस लॉ को कर दिया जाएगा कैंसिल। ये है हमारे आर्टिकल 12 और 13 की बात, जो कि हमारा बताता क्या है? एक डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, और दूसरा ये बताता है कि कौन से लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी लॉ बनता है, कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, जो कि बात करता है किसकी? राइट टू इक्वालिटी की। तब तक के लिए धन्यवाद।